हरिशंकर परसाई जो है वो एक व्यंग और चुटकुले कहानियों के लेखक थे। सांस्कृतिक कोई आदान प्रदान के लिए नहीं, बल्कि वहां पर चांद में जो पुलिस व्यवस्था है उसे सुधारने के लिए यहाँ से भी जाने वाले थे। पुलिस वालों के पास ऐसे चश्मदीद गवाहों की जो एक सूची ही रहती है। जब भी जरूरत पड़ती है इन लोगों को बुलाकर कहे अदालतों में झूठी गवाही दी जाती है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए एक निबंध है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इसी निबंध के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम इस निबंध के जो निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई जी, इनके बारे में जानेंगे। हरिशंकर परसाई, जिनका नाम जो है व्यंग जगत में, व्यंग लेखन में लिया जाता है। हिंदी में व्यंग विधि लेखन में जो एक नाम तुरंत जो है बहुत जल्दी ही स्मरण में भी आता है, वो है हरिशंकर परसाई। इनका जो जन्म है वो इटारसी मध्य प्रदेश के पास जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभिक इनकी शिक्षा जो है इटारसी में ही हुई थी। पिताजी का व्यवसाय का कार्य था। परसाई जी जब 7वीं 8वीं के छात्र थे तभी उनके इलाके में प्लेग की जानलेवा बीमारी आ गई। प्लेग जो एक बीमारी है, यह इनके गांव में प्लेग की बीमारी आ गई। उसी प्लेग में इनकी माता का जो है स्वर्गवास हो गया, इनकी माता की मृत्यु हो गई। पिताजी इस मृत्यु के पश्चात जो है टूट गए थे। हरिशंकर परसाई के जो पिता हैं, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो टूट गए थे। फिर उनका काम धंधा धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे उनका काम धंधा जो है वो प्रभावित होने लगा। परसाई जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। हरिशंकर परसाई इनके 5 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे, अतः उनकी जिम्मेदारी अधिक थी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्होंने वन विभाग की नौकरी कर ली। जब ये 5 भाई बहनों में बड़े थे, इनको जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। इनकी मैट्रिक की परीक्षा जब इन्होंने पास कर ली, इसके बाद जो है वन विभाग में इन्होंने नौकरी कर ली, परंतु इस नौकरी में वो ज्यादा दिन तक नहीं बने रहे। इस बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी तरह जारी रखी। कुछ दिनों तक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षण की ट्रेनिंग ली, फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। वन विभाग में जो इन्होंने नौकरी की थी वो ज्यादा दिन तक ये कर नहीं पाए। इसके बाद जो है क्या है, ये मास्टर बनकर काम करने लगे। फिर जो है ये इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखी। फिर वो टीचर ट्रेनिंग पर चले गए और टीचर ट्रेनिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद स्कूल मास्टरी की। इसके बाद कुछ दिनों तक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षण की ट्रेनिंग ली। फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। होशंगाबाद में शिक्षा अधिकारी से नौकरी मांगने गए, परंतु बात नहीं बनी, वापस लौटना पड़ा। यह दूसरे महायुद्ध के समय की बात है। कुछ समय बाद ही सन 1944 में 1944 में उन्हें नौकरी मिली जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में। फिर जो है टीचर्स ट्रेनिंग के बाद वे नौकरी के लिए जो है होशंगाबाद में शिक्षा अधिकारी से नौकरी मांगने के लिए गए, लेकिन इनको वहां पर उनकी बात नहीं बनी, नौकरी नहीं मिली। वो समय था दूसरे महायुद्ध के समय की बात थी। इसके बाद 1944 में उन्हें नौकरी मिली जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में। जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में ये मास्टर बनके काम करने लगे। फिर 1944 से 1954 तक, 1944 से 1954 तक, 1944 से 1954 तक दशक परसाई जी के व्यक्तिगत
उठा पटक से थोड़ी मुक्ति का दशक था। 1944 से 1954 तक का दशक हरिशंकर परसाई का जो जीवन में व्यक्तिगत उठा पटक से थोड़ा जो है ये मुक्ति का दशक है। इनके जीवन में ये कालिक जो व्यक्तिगत उठा पटक है उससे कुछ मुक्ति का दशक इनके लिए ये समय था। 1954 में 1954 से लेकर 1964 तक 1964 तक ये दशक जो है इनके रचनात्मक कृतित्व निर्माण का दशक था। इसी में वे रचनाकार के रूप में चर्चित प्रशंसित होते हैं। इसी दशक में वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करते हैं। 1954 से लेकर 1964 तक इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। इसके साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से जबलपुर में रहते हुए ही हरिशंकर परसाई ने अपने सहयोगी मित्रों के प्रयास से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन 1956 ईस्वी में शुरू किया। संपादक थे। तो फिर क्या है, ये हरिशंकर परसाई जी जो है नागपुर विश्वविद्यालय से जबलपुर में रहते हुए हरिशंकर परसाई ने अपने सहयोगी मित्र के प्रयास से इन्होंने जो है वसुधा नामक एक पत्र के संपादक रहे। फिर रामेश्वर गुरु और हरिशंकर परसाई शहर के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का प्रोत्साहन इस पत्रिका के साथ था। फिर जो है इस पत्रिका के साथ रामेश्वर गुरु और हरिशंकर परसाई शहर के जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी होते हैं, ये बुद्धिजीवियों का इनको प्रोत्साहन भी क्या है मिला था। इस पत्रिका के लिए बुद्धिजीवियों का प्रोत्साहन भी इनको मिला था। पत्रिका निकलना तो परसाई जी के लिए एक मिशन जैसा था। परसाई जी का व्यक्तित्व एक गंभीर राजनीतिक चेतना संपन्न साहित्यकार का था। जो ये पत्रिका निकाला वो एक कार्य इनके लिए एक मिशन सा ही था, क्योंकि इनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही गंभीर राजनीतिक चेतना संपन्न साहित्यकार का इनका व्यक्तित्व था। परसाई ने अपनी रचना शक्ति का विस्तार जन के बीच रहते हुए किया। परसाई जी ने अपनी जो रचना थी, रचना शक्ति का विस्तार, ये जन के बीच रहते हुए इन्होंने किया था। निर्जन एकांत कोठरी उनकी रचना का उत्सव कभी नहीं रही। हरिशंकर परसाई एक चुटीले कहानीकार और व्यंग्य लेखक तो थे ही, अपने समय समाज के एक प्रखर और सचेत बुद्धिजीवी भी थे। हरिशंकर परसाई एक कोठरी में बैठकर अपनी रचनाओं को रचना इनको पसंद नहीं था, नहीं रचते थे, बल्कि जन के संपर्क में रहते हुए जन समूह में ही बैठकर अपनी रचना को ये रचा करते थे। और हरिशंकर परसाई जो है वो एक व्यंग्य और चुटकुले कहानियों के लेखक थे। वे अपने समय के जो समाज के लिए एक प्रखर और सचेत बुद्धिजीवी भी थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अकाल उत्सव, निंदा रस, फिर हरिजनों को पीटने का यज्ञ, राजनीति के रंगा, बिल्ला और बेचारा, प्रेमचंद के फटे जूते और कॉमन मैन, फिर तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर और अंत में, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। जो आपके लिए माता दिन चांद पर जो आपके लिए निबंध है, ये हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना है। यहाँ पर काल्पनिक पात्र, काल्पनिक ये रचना होते हुए भी समाज को एक आईना दिखाती है। जो समाज में होने वाले भ्रष्टाचार और जो है यहाँ पर किस तरह से गवाहों को खरीदा जाता है, और ये सारी बातें यहाँ पर करते हुए समाज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस तरह से समाज में झूठ, जो दुर्गुण
भरे हुए हैं। इस पर इन्होंने करारा व्यंग करते हुए इस इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो है इस निबंध को लिखा है। यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार वहां पर क्या है मासूम लोगों को फंसाया जाता है, ये सारी बातें भी इस निबंध से हम जान सकते हैं। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो आपके लिए निबंध है वो इस प्रकार शुरू होता है कि विज्ञान जो है चांद पर कोई जीवन नहीं है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर मातादीन है वो कहते हैं कि चांद में भी जीवन है, मनुष्य रहते हैं। यहाँ पर किसी एक गुनहगार जब गुनाह करता है या कहीं जुर्म होता है, वहां पर फिंगरप्रिंट जब मिलते हैं, विज्ञान ये साबित करता है कि जो मुलजिम फंसा है वो उसके फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन मातादीन जो है उसे सजा दिलाकर ही रहते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान को भी मात देने वाले मातादीन है। मातादीन कहते हैं कि वैज्ञानिक जो है सिर्फ चांद के जो प्रकाश है उस हिस्से को देखा है, उस भाग को देखा है। मैंने चांद का जो अंधेरा भाग है उसमें क्या है वहां पर रहे जीवन को भी मैंने देखा है, इस तरह से मातादीन कहते हैं। तो देखिए, अपने समय और समाज में व्यक्त बुराइयों और व्यवस्था समस्याओं को व्यंग्यात्मक भाषा शैली में उधेड़ने में हरिशंकर परसाई को महारत हासिल हुई है। जो अपने समय में, जब हरिशंकर परसाई का समय था, उस समय में समाज में व्यक्त बुराइयों और व्यवस्थागत समस्याओं को व्यंग्यात्मक रूप देकर अपनी भाषा शैली में उधेड़ कर रखने की जो महारत है वो हरिशंकर परसाई जी को हासिल है। परसाई जी के निबंधों या कहानियों में जो चुटीली, तीखी, व्यंग प्रहार करने वाली प्रवाही भाषा है वो अन्य किसी के यहाँ नहीं है। इनकी जो भाषा में चुटीलापन है और करारा एक व्यंग करते हुए समाज को आईना दिखाने वाली जो रचना है और किसी की रचना में नहीं है। इनकी रचना में जो है समाज में होने वाले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग करते हुए समाज को आईना दिखाती है, ऐसी इनकी रचना है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पुलिस व्यवस्था और उसके कार्य करने की रीति नीति का ऐसा बड़ा फोर्ट है जिससे हम सभी प्रभावित हैं। किस तरह से पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कैसे अपनी अपराध में बदले में मूल अपराधी की जगह एक निर्दोष निरपराधी व्यक्तियों को कितनी पथाड़नाएं दी जाती है। फिर धीरे धीरे कैसे लोग भयग्रस्त होकर किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ने से अपने को रोकने लगते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इसी कथा वस्तु की कहानी है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर मातादीन जो है वो एक अंधेरे का एक इंस्पेक्टर था। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर मातादीन है वो किस तरह से पुलिस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार, वहां पर जो पुलिस के महकमे में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और कैसे किसी निरपराधी को अपराधी साबित किया जाता है और कैसे धीरे धीरे जो है मासूम भोले लोगों को फंसाकर उन्हें सजा दिलाई जाती है और कैसे जो है व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ने से किस तरह से किसी एक व्यक्ति के मदद के लिए आगे बढ़ने से उसी व्यक्ति को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। ये सारी बातें इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो कहानी है उसकी कथा वस्तु है। जैसे कि अभी मैंने कहा था, मातादीन जो है वो विज्ञान को भी मात देते हैं और यहाँ पर वो जो फिंगरप्रिंट किसी निरपराधी की हो तो भी फिंगरप्रिंट में वो व्यक्ति जिसने कोई भी जुर्म नहीं किया और ना ही फिंगरप्रिंट से ये पता चला कि उसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट है,
तो भी क्या है वो विज्ञान को मात देते हुए वे व्यक्ति को क्या है सजा दिलाते हैं। ऐसे माहिर माता दिन है। तो एक बार जो है चांद सरकार ने अपनी पुलिस व्यवस्था को सुधारने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार से मदद चाही। भारत सरकार ने अंधेरे पक्ष के माहिर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भेज दिया। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पहुंचकर पुलिस को मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जो पहला काम किया वो ये है कि उनकी तनख्वाह कम कराई। तो यहाँ पर जो है चांद सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था को सुधारने और सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार से मदद चाही। तब जो है यहाँ से भारत सरकार ने अंधेरे पक्ष के माहिर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजने का निर्णय लिया। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पहुंचने के लिए यानी जो निर्णय लिया गया था इस पर मातादीन जो है वो चांद पर जाने के लिए क्या है तैयारी करने लगे और भारत सरकार की ओर से एक पत्र भी भेजा गया कि इंस्पेक्टर मातादीन को ले जाने के लिए चांद सरकार जो है वो यान को भेजे उन्हें ले जाने के लिए। तभी यहाँ पर वो दिन आ गया मातादीन जब यान पर बैठकर जो है चांद पर जाने वाले थे। वहां की जो पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए जाने वाले थे। यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए या तो क्या है सांस्कृतिक कोई आदान प्रदान के लिए नहीं, बल्कि वहां पर चांद में जो पुलिस व्यवस्था है उसे सुधारने के लिए यहाँ से वे जाने वाले थे। चांद सरकार से यान का जो है प्रबंध हो चुका था। जब मातादीन यान पर चढ़ रहे थे तभी उन्होंने अपने हवलदार बलभद्र को बुलाया और कहा कि उनकी पत्नी का जो जचकी का समय है उस वक्त इनकी पत्नी को भेजे उसकी मदद के लिए। यानी मातादीन की पत्नी जो है वो गर्भवती थी, अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। बच्चे के जन्म के समय जो बलभद्र जो है उसकी पत्नी को उनकी मदद के लिए भेजे ये कहते हैं। फिर जो है यहाँ पर हवलदार जो गफूर है वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी पत्नी को आपकी पत्नी की खिदमत के लिए भेज दूंगा। यहाँ पर बलभद्र भी कहते हैं जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी को क्या है आपकी पत्नी की सेवा के लिए भेज दूंगा। मातादीन को क्या है कहकर भेजे थे कि वो आते समय एड़ी चमकाने का पत्थर ले आए। मातादीन बहुत खुशी से कहते हैं कि हाँ मैं लौटते समय एड़ी चमकाने का पत्थर एसपी के लिए लेकर आऊंगा, ये कह दो। तो यहाँ पर देखिए हवलदार हो या सिपाही हो उससे जो बड़ा जो एक पोस्ट पर रहता है वो किस तरह से अपने से छोटे पोस्ट वालों पर जो है किस तरह से हुक्म चलाते हैं ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। तो किस तरह से वो अपने घर का काम भी करवाते हैं ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। मातादीन बहुत खुशी से यान में बैठते हुए जो यान का ड्राइवर था उसे कहते हैं कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? तो वो कहता है कि हाँ है। फिर यान जो है धीरे से निकल पड़ता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाते समय वो मातादीन कहते हैं कि अभी जो है जो नियम है हॉर्न बजाने का, आप हॉर्न को बचाओ। तो ये वहां पर जो यान का ड्राइवर था वो कहता है कि यहाँ पर लाखों मील तक कोई भी नहीं है। फिर भी मातादीन उसे कहते हैं कि हॉर्न बजाओ क्योंकि ये नियम है। फिर क्या है चंद्रलोक में बहुत अच्छी तरह से मातादीन का स्वागत होता है। मातादीन का वहां पर स्वागत होता है और उनको क्या है रहने के लिए पूरा बंदोबस्त वहां पर किया गया था। मातादीन कुछ वक्त विश्रांति के बाद ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहां पर ये पुलिस व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। फिर जो है वे वेतन का जो रजिस्टर होता है उसे खुलवाते हैं
और वेतन को देखते हैं कि वहां पर जब वेतन का रजिस्टर खोला जाता है तो पता चलता है कि सिपाही को 500 रुपए वेतन है और हवलदार को 700, और जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए 1000 रुपया है। तो माता दिन का जो माथा है थनक जाता है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, कुछ गलती है, इसीलिए पुलिस व्यवस्था यहाँ की क्या है, ठीक नहीं। फिर वो वेतन कम करने के लिए गृह मंत्री को कहते हैं, इन सब लोगों का वेतन करो। हमारे रामराज्य में हवलदार सिपाही को 100 रुपया और इंस्पेक्टर को 200 रुपए वेतन है, इसीलिए हमारा जो क्या है भारत राम राज्य है, इस तरह से कहते हैं। माता दिन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हनुमान का जो मूर्ति है यहाँ कहीं पर भी नहीं पुलिस लाइन में। क्यों? तो चंद्रलोक के जो पुलिस है वो कहते हैं कि हनुमान कौन है हम जानते नहीं। तो माता दिन कहते हैं कि हनुमान जो है स्पेशल एक अफसर है, जो कि क्या है, जब सीता माँ का हरण हुआ था वे क्या है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी माता को, सीता माता को ढूंढने के लिए यहाँ से लंका गए थे। और लंका में जब सीता माँ को पाया फिर वहीं पर उन्होंने रावण को सजा दे दी, यानी लंका को जला डाला। तो ये जो हनुमान है वो हनुमान जो है, हनुमान हर एक पुलिस लाइन में होना चाहिए, इस तरह से वो कहते हैं। तो चांद की जो पुलिस है वो क्या है, कुछ ही दिनों में जो यहाँ से माता दिन ने हनुमान की जो तस्वीर ले गए थे उसे देखकर बहुत सारे पुलिस लाइन में हनुमान के जो है मूर्तियां बना देते हैं। तो इस तरह से माता दिन वहां जाते ही जो है हनुमान की मूर्तियां जो है पुलिस लाइन में लगाते हैं, साथ ही साथ पुलिस वालों का जो वेतन है उसे कम करने के लिए कहते हैं। फिर 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 रुपए में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन कर सकता है, उसे ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वो अपराधों पर नजर रखेगा। तो यहाँ पर जब वहां के जो चांद पर रहे हवलदार, सिपाही और इंस्पेक्टरों का वेतन जो कम करने की बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि वो तो इस तरह से वेतन कम करने से वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। लेकिन माता दिन कहते हैं कि जब कम वेतन उनको मिलेगा तभी वो क्या है काम पर रहेंगे, यानी वो यहाँ पर कहते हैं कि तभी जो है ऊपरी आमदनी करनी उनको पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, तभी वो अपराधों पर नजर रखेगा। इसीलिए उनका वेतन जो है इस तरह से घटाना चाहिए, इस बात को वो करते हैं। सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज में स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई, लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करा के सक्षमता ला देता है। तब वहां पर जो चंद्रलोक में जो पुलिस है, हवलदार है, इंस्पेक्टर है, इन सब का वेतन कम करने लगे। तो अब जो है चंद्रलोक की पुलिस जो है सतर्क हो गई, वो भी अपराधियों को पकड़ने लगी। कुछ ही महीनों में जो है ये चमत्कार होने लगा और पुलिस व्यवस्था में सुधार आ गया। यहाँ पर जो है बजट भी होने लगा सरकार के लिए, और सिपाही भी वहां पर, हवलदार इंस्पेक्टर भी खुश थे। इस तरह से होने लगा तो वहां पर चांद सरकार माता दिन से बहुत खुश थी, सब लोग बहुत खुश हो गए और लोग माता दिन को देख के लिए आए कि सिर्फ वेतन जो कम कराकर पुलिस व्यवस्था में सक्षमता और सुधार जो लाया है आखिर है कौन, इसे देखने के लिए लोग भी वहां पर आने लगे। फिर पुलिस के लोग भी खुश थे, वे कहते गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, आदि समस्या हल हो गई। पुलिस अब अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था।
तो यहाँ पर पुलिस और सरकार दोनों बहुत खुश थे माता दिन से। और पुलिस अफसर कहते थे कि गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह पर अपना गुजारा करते। और सरकार भी वहां की बहुत खुश थी, मुनाफे का बजट बनाना था, यानी वहां पर बजट भी हो रहा था। तो आधी समस्या यहाँ पर हल हो गई थी। लेकिन क्या है, अपराधी पकड़ने लगी थी, वहां पर पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ने लगी थी और मामले की जांच पड़ताल भी होने लगी थी। और बस ये क्या है, जांच विधि में जो सुधार था बस वही यहां पर रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलवाई जाए, माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताए। तो यहाँ पर मामला जब कोई केस आता है उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है ये दिखाने के लिए भी माता दिन क्या है इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ दिखाना बाकी था। तो यहाँ पर माता दिन जो है वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो इसको बताने के लिए वो भी इंतजार में थे। जो है यहाँ पर चांद की जो पुलिस है सचमुच मुस्तैद हो गई। अपराधी पकड़े जाने लगे, अपराध कागजों पर दिखने लगा। अब अपराधी के निस्तारण का कौन सा उपाय हो, तो माता दिन ने उसके लिए भी गुर सिखाया कि जो अपराधी पकड़ा गया है वो असली है या नकली, इससे हमको क्या लेना देना, हमको तो बस उसे अपराधी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार आपसी मारपीट में, झगड़े में एक आदमी मारा जाता है। ये मौका माता दिन को मिल गया क्योंकि अब उसे दिखाना था कि किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन करना है। जो चांद में रहे सिपाही, जो इंस्पेक्टर बहुत ही उत्सुक थे किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वहां पर अब जो एक माता दिन को केस मिल गया था, किस तरह से क्या है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो क्या है, जो मारा गया था उस व्यक्ति की मदद के लिए वहीं पर रहने वाला क्या है एक आदमी ने उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। और यहाँ पर माता दिन क्या है पूछने लगे कि हाँ किसी के कपड़ों पर खून लगा था। तो चांद की सिपाही जो है वो कहते हैं कि हाँ, जो क्या है इस तरह से मारकर भाग गया उसका तो पता नहीं, जो इसे हॉस्पिटल पहुंचाया था उसके कपड़ों पर जो है खून का निशान है। तो माता दिन उसे गिरफ्तार करके लाने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर चांद की जो सिपाही है, जो पुलिस है, वो बताती है कि वो तो बेकसूर है, सिर्फ उसने उसकी मदद की थी। लेकिन माता दिन उसे गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं तो गिरफ्तार करके उसे लाया जाता है। और वो बेगुनहगार जिसने मदद की थी इस व्यक्ति की, वो क्या बार बार कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही मैंने किसी का कत्ल किया है। लेकिन माता दिन इस बात पर अड़ जाते हैं कि तुम उस मौके वारदात पर गए क्यों। तो वो कहता है कि मैं वहां पर नहीं गया था, बल्कि मेरा मकान वहीं पर है। लेकिन माता दिन कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा मकान वहीं पर है, लेकिन तुम्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। इस तरह से कहते हुए झूठे मुकदमे में जो कि एक आदमी की जिसने मदद की थी उसे वहां पर फंसा देते हैं और उसे सजा दिलवा देते हैं। इस तरह से उस पर जो है अपराध को सिद्ध कर देते हैं। अब माता दिन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मर गया है तो ये पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है। जब कोई आदमी मर गया है तो ये पक्का है कि किसी ने उसे मारा है और किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल तो जरूर है, किसी को तो सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होना है। सवाल यहाँ पर यह है कि किसको सजा हो। पुलिस के लिए ये इतना महत्व नहीं रखता कि कौन जो है अपराधी है, ये महत्व रखता है कि जुल्म किस पर साबित हो सकता है। अपराधी कौन है ये महत्व नहीं रखता, जुल्म किस पर साबित हो ये महत्व रखता है। साबित होना
चाहिए, ये जुर्म जो है उस पर साबित होना चाहिए। और कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही। कत्ल हुआ है, वहां पर किसी को कहे मारा गया है तो ये जो है किसी को सजा होना अनिवार्य है। इस तरह से माता दीन कहते हैं, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। जो असल में जिसने मारा है उसे सजा हो या बेकसूर को, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां पर जो है ये सारी बातें चांद की पुलिस को समझा रहे हैं। फिर बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। तो यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य जो है वो एक ही है। यहाँ पर चांद की पुलिस जो बेकसूर को सजा हो गई थी, इससे वो बहुत दुखी थी। तब माता दीन ये सारी बातों को समझा रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य एक ही है, अगर कत्ल हुआ है तो किसी को सजा होना बहुत ही आवश्यक है, किसी पर जुर्म साबित होना आवश्यक है। वो सजा बेकसूर को मिले या कसूरदार को, ये कहें ये कोई मायने नहीं रखता। पुलिस के लिए एक अपराधी को जुल्म देना आवश्यक है, वो बेकसूर हो या कसूरवार, ये कोई अहम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य कहें सब एक बराबर है और वो कहें उसी परमात्मा का एक अंश है और हम इस पर भेदभाव नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि ये पुलिस का मानवतावाद जो है इस तरह का है, जो बेकसूर को भी सजा मिल जाए, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, जिसने जुल्म किया था वो भी एक मनुष्य ही है, तो इसमें भेदभाव नहीं है, किसी को भी सजा दिलवा सकते हैं। असली अपराधी नहीं मिला तो निरपराधी को सही, इस तरह से वहां पर ये बात करते हैं। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? तो वहां पर दो बातें हमें देखना चाहिए, ये सिखाते हैं। क्या वो क्या आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, या कहें जो आदमी को सजा दिलवा रहे हैं इससे जो ऊपर के लोग हैं वो खुश होंगे। ये दो बात हमें जाननी चाहिए, ये माता दीन चांद की पुलिस को सिखाते हैं। 4-5 चश्मदीद गवाह पकड़ लाने के लिए यहाँ पर माता दीन कहते हैं, और माता दीन की ये बात सुनकर चश्मदीद गवाह, ये कत्ल में तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, ऐसे चांद की जो पुलिस है वो कहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, माता दीन अपने सर को पटकते हुए कहते हैं कि इनको तो पुलिस के कोई भी जो पुलिस की कोई भी गुण इनको नहीं मालूम। इस तरह से कहते हुए वो कहते हैं कि कुछ चोर और गुंडों को यहाँ पर पकड़ कर ले आओ। चोर और गुंडों को पकड़ा गया, वहां पर ले आया गया, और माता दीन उनसे कहते हैं कि आपने उस कत्ल को होते हुए देखा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने उस कत्ल को होते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम वहां पर नहीं थे। तो बार बार इसी बात को जब वो दोहराते हैं तो गुंडे और चोर माता दीन पर हंसने लगते हैं, और माता दीन फिर कहता है कि आपने देखा है कि जुर्म इस तरह से वहां पर कत्ल हुआ था, जुर्म होते हुए आपने देखा है। तो वहां जो गुंडे और चोर थे वो कहते हैं कि हम वहां पर नहीं थे, कैसे हम देख सकते हैं? तब माता दीन कहता है कि बहुत सारे तुमने इस तरह के गलत काम किए, चोरी की है, बहुत सारे गुंडागर्दी की है, ये सारी बातें कि फाइल जो है खोलकर तुम्हें सजा हो जाएगी। बताओ कि तुम एन मौके पर जहां पर यह कत्ल हुआ वहां पर तुम थे। तो इस बात से डरते हुए चोर और गुंडे मान लेते हैं कि हाँ, हम वहां पर थे, हमने कत्ल होते हुए देखा। इस तरह से माता दीन जो चश्मदीद गवाह जो कि झूठी गवाहें हैं, उनको जुड़ाना किस तरह से है, ये चांद की पुलिस को सिखाते हैं। फिर अपराध होते देखा हो तो बिल्कुल वह हाँ है जो कहे कि हाँ, मैंने अपराध होते देखा है, और ऐसे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। अदालतों में भी ऐसे चश्मदीद गवाहों की गवाही मान दी जाती है।
तो पुलिस वालों के पास ऐसे चश्मदीद गवाहों की जो एक सूची ही रहती है। जब भी जरूरत पड़ती है इन लोगों को बुलाकर कहे अदालतों में झूठी गवाही दी जाती है। इस तरह से पुलिस व्यवस्था पर हरिशंकर परसाई जी व्यंग से करारा व्यंग जो है पुलिस व्यवस्था पर कर रहे हैं। फिर जो है माता दीन जब इस तरह के इन्वेस्टिगेशन सारा सिखाते हैं तो वहां की चांद सरकार यानी पुलिस जो भी वहां की व्यवस्था थी इसी तरह की हो गई थी। झूठी गवाहें देने लगे, कत्ल जो बेकसूर है उनको सजा होने लगी। इस तरह से चांद पर भी होने लगा। एक दिन चांद सरकार की विशेष अधिवेशन को बुलाया गया। वहां पर क्या है उन दीवारों से टकराते हुए ये बातें सामने आई। जब कोई कहे बेटा जो है अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अगर कोई बीमार है तो उसे क्या है उसकी सेवा नहीं करता, अगर कहीं पर कोई वहां पर कत्ल हो जाए या कुछ हो जाए ऐसे लोगों की मदद के लिए वहां पर चलने वाले राही उनकी मदद के लिए नहीं जाते। ना ही क्या है बच्चे जब पानी में डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए कोई आदमी जाता है। कहीं पर आग लग जाए तो क्या है बुझाने के लिए कोई आदमी उनकी मदद के लिए नहीं जाता। ऐसा जो है चांद पर होने लगा था। तो ये सब मानवता के खिलाफ था। जो कि चांद में जो संसद हो रही थी उसमें ये बातें हुई। तभी जो है चांद के जो प्रधानमंत्री है भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं और यहाँ पर माता दिन को बुलाया जाता है। फिर कहा जाते हैं कि आपने यहाँ पर आकर जो इतना सारा आपने किया इसके लिए धन्यवाद, आप यहाँ से लौट जाइए। लेकिन माता दिन कहते हैं कि मुझे और भी यहाँ पर कुछ व्यवस्था दिखानी है, नहीं यहाँ पर कुछ और भी करना है, इसके बाद मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर चांद की जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि जो दुगना या तिगना जो वेतन है वो भी आपको दिया जाएगा, आप यहाँ से कृपया करके चले जाइए। लेकिन माता दिन वहां से आने के लिए तैयार नहीं थे, वो और भी वहां पर कुछ करना चाहते थे। तभी जो है वहां के चांद के जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि माता दिन को वापस बुलाने की बात करते हैं। बहुत अरसे तक ये रहस्य जो है बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था। एक दिन ये पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया, हम भोले लोगों से विश्वासघात किया। तो यहाँ पर ये जो बात थी कई अरसों तक ऐसे ही रहस्य बनी रही थी। माता दिन को क्या है वहां से क्यों भेजा गया ये बात जो है रहस्य ही बनी हुई थी। एक दिन जब पत्र खोला गया, भारत के जो प्रधानमंत्री वहां के मंत्री का ये पत्र में लिखा था कि हम तो भारत देश को अपना मित्र देश मानते थे, लेकिन आप हमसे शत्रुवत व्यवहार किया है। माता दिन यहाँ पर आकर भ्रष्टाचार, जो हम वहां के जो भोली भाली जनता है उनसे क्या है इन्होंने उनके साथ जो है अमानवीयता व्यवहार को सिखा दिया है। और यहाँ पर वो बताते हैं कि भोली भाले लोगों से उन्होंने विश्वासघात किया है। तो यहाँ पर भारत की सरकार जो है चंद्रलोक के जो भोले भाले लोग हैं उनसे विश्वासघात किया। ये बात जो है पत्र में थी। आपके माता दिन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, क्योंकि माता दिन ने तरह पुलिस को बना दिया है, वहां की पुलिस को बना दिया। और क्या है वो डरते हैं कि क्या है कत्ल का मामले में फंसा दिया जाएगा। वो डरते हैं कि कत्ल के मामले में इनको फंसा दिया जाएगा, इसीलिए वो मरते हुए व्यक्ति के पास नहीं जाता। फिर बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, बेटा जो बीमार बाप है उसकी सेवा नहीं करता,
वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप ना लग जाए। फिर घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता। डरते हैं कि वहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि बच्चे को डुबाने का आरोप ना लग जाए। यानी घर जलते हैं, या यहाँ पर अब बाप जो है बीमार है तो बेटा उसकी सेवा नहीं करता, कोई मर रहा है तो उसकी मदद के लिए नहीं जाते, और कोई बच्चा नदी में डूब रहा है तो उसकी मदद के लिए नहीं जाते, क्योंकि ये अपराध उन पर ना आ जाए। ऐसा वहां पर क्या है, माता दीन ने इस तरह से वहां पर सिखा कर आ गए थे। इस तरह से क्या है, पुलिस व्यवस्था का जो है पुलिस को करके आ गए थे। तो कोई भी वहां पर इस तरह मदद करने के लिए नहीं जाता था। इस तरह से क्या है, ऐसे वहां पर हो गया है। इस बात को भी इस पत्र में लिखा गया था। सारे मानवीय जो संबंध है समाप्त हो रहे हैं। चांद पर सारे मानवीय संबंध जो है समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। उस पत्र में लिखा गया था कि माता दीन ने आधी संस्कृति जो है चांद पर नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। अगर अभी भी वो चांद पर ही रहे तो पूरी संस्कृति जो है नष्ट हो जाएगी। इनको फौरन कहे राम राज्य में बुला लिया जाए। तो वहां पर लिखा गया था कि राम राज्य में इनको फौरन बुला लिया जाए। इस तरह से कई अरसों के बाद जो पत्र खोला गया था उसमें सारी बातों का जिक्र हुआ था। तो इस तरह से जो परसाई जी है इस कहानी में जो विडंबनात्मक यथार्थ प्रस्तुत किया है वो आज भी पुलिस व्यवस्था की असलियत बनी हुई है। जो भ्रष्टाचार के बारे में जो अमानवीय व्यवहार हो गए हैं इस व्यवस्था से, पुलिस किस प्रकार क्या है अपनी निरपराधी को, नहीं पुलिस किस तरह जो अपराध नहीं करते उनको किस तरह से फंसाते हैं, ये सारी बातें जो हैं अभी भी पुलिस व्यवस्था की असलियत बनी हुई है। पुलिस व्यवस्था की आज भी वो असलियत बनी हुई है, उस पर करारा व्यंग किया है। तो आपका पाठ इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।